अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, प्रॉबेबली ये जो है, अगर अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखो क्वेश्चन वाइज, तो ये A2 का बहुत आसान चैप्टर है। सही है, ऑल्दो बहुत लेंदी है लेकिन आसान है। सही है, मतलब इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको जो है ना लाइक कैलकुलेशन में वो कर दे, कंफ्यूज कर दे। ऐसे बहुत कम इसके क्वेश्चन है, बहुत इक्का दुक्का कुछ ऐसे होंगे कि जो है आपको इसके मतलब कंफ्यूजिंग आपको मिले। सही है, सो ये एज होल चैप्टर ये बहुत सिंपल है। सही है। और इसकी वेटेज मतलब आप कह लो कि ये इसके क्वेश्चंस पेपर में बहुत दफा आते हैं, मतलब लाइक हर पेपर में एक आधा क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन का होता है। सही है, तो आसान चैप्टर है और जो है ये बार बार आता भी है। सही है, तो इसलिए जो है हम इसको थोड़ा अगर आप तमीज से पढ़ लो तो ये एक अच्छे आपको जो है नंबर दिला सकता है। ओके, सो अगर हम इसको देखें थोड़ा सा। अच्छा जी, तो ये जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये बेसिकली सारा का सारा जो है ना वो ऑसिलेशन से रिलेटेड। सही है, सारा का सारा ऑसिलेशन से। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक एक थोड़ा सा फैंसी वर्ड है। सही है, लेकिन ये एक्चुअली जो है सारा का सारा उससे रिलेटेड है, क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन से रिलेटेड है। अच्छा, क्या मतलब है ऑसिलेशन से? अगर आप जो है वो अपने आसपास ऑब्जर्व करो तो आपको बहुत सारी चीजें ऑसिलेट होती हुई दिखेंगी। सही है, मे बी अगर आपने गिटार देखा हो, गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, सही है, तो जब आप उसको प्लग करते हो तो वो भी वाइब्रेट करती है। सही है, जब जब आप अपना हार्ट देखो, दिल दिल आपका, सही है, वो वाइब्रेट कर रहा होता है। सही है, बैक एंड फोर्थ आगे पीछे चल रहा होता है। सही है, इसी तरीके से आपके पास पुराने जमाने में घड़ियां आती थी कि जिनके अंदर जो है ना वो एक नीचे डायल होता था हैंगिंग, और वो जो है ना ऑसिलेट करता था सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद। 12 बजते थे तो उसमें से कुछ आवाजें आती थी, और इसी तरह से लाइक 12 आवर्स के बाद जो है वो साउंड जनरेट करता था। सही में भी आपको याद हो, या अगर आप इतने पुराने हो तो आपको पता होगा। सही ये फिर वो पेंडुलम वगैरह। है ना? हाँ, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना ये सॉर्ट ऑफ ऑसिलेशन के अंदर आती है। नॉट ऑल ऑफ देम आर सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट यस ऑल ऑफ देम आर ऑसिलेशन, राइट? थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है उसको समझेंगे। सही है, तो खैर। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे मोशन की बात करें, मोशन, तो हमने जो बचपन में जो मोशन हमने देखा, वो हमारे पास जो था पहले जो मोशन था वो लाइक स्ट्रेट लिनियर मोशन था। हमने टू डायमेंशनल मोशन पढ़ा। सही है, वन डायमेंशनल पढ़ा था ओ लेवल्स में, टू डायमेंशनल ओ लेवल AS में भी था, और फिर A2 में भी टू डायमेंशनल और वन डायमेंशनल। खैर A2 में नहीं है, लेकिन AS में वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल दोनों था। सही, थ्री डायमेंशनल हम नहीं पढ़ते तो, क्योंकि उसके अंदर वेक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो खैर हमने ये जो देखा, सही है, लेकिन वो सारे के सारे मोशन ऐसे थे कि जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे थे। सही है, वो मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे और किसी भी पॉइंट पे जाके एंड हो रहे थे, राइट? सो यहाँ से आगे जो इस चैप्टर के अंदर हमने बात करनी है, वो हमने रिपेटेटिव मोशन को देखना है कि अगर कोई मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है तो वो किस तरीके से जो है ना उसकी मतलब उसकी क्या कहानी होगी। सही है, सो हमारे पास जो अ, तो जो हमारे पास ये रिपेटेटिव मोशंस होते हैं, अब ये अगर हम इसको थोड़ा सा क्लासिफाई करें तो ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास दो उसके अंदर ब्रेक हो जाते हैं। सही है, दो दो मोशंस के अंदर जो है ना ये ब्रेक होते हैं। सो हमारे पास एक मोशन होता है, सही है, जो कि हमारे पास इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। सही है, और दूसरा मोशन हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। सही है,
तो अब हमारे पास ये जो दो टाइप के मोशन है, इन दो टाइप में से एक टाइप को तो हम डिस्कस करके आ चुके हैं। सही है। जो पीरियोडिक मोशन है उसको हम समवॉट डिस्कस करके आ चुके हैं। सही है। अच्छा, जो पीरियोडिक मोशन होता है और ऑसिलेटरी मोशन होते क्या है, अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पास जो ये मोशन होते हैं ये बेसिकली, अगर आप कहो कि मोशन दैट रिपीट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, राइट, ये हमारे पास जो है एक ऑसिलेटरी मोशन होता है। मतलब अगर आप इसकी एग्जांपल में, अगर आप पेंडुलम को अपने जहन में ले गए हो थोड़ा सा, सो पेंडुलम, अगर आप याद करो पेंडुलम में, तो पेंडुलम में क्या होता है कि पेंडुलम, अगर आप बिल्कुल पेंडुलम को स्टिल छोड़ो, मतलब आपने ये के प्रैक्टिकल करके आए, पेंडुलम की एग्जांपल यहाँ पे बहुत बार बार आ रही होगी, सो मैं उसी को रेफर कर रहा हूँ। सही। सो पेंडुलम का सीन ये होता है कि आपके पास जो है एक उसकी फिक्स पोजीशन होती है, राइट, और वो उस फिक्स पोजीशन से आगे पीछे को घूम रहा होता है। सही है। सो ये अब इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, फिक्स पोजीशन है, स्टेशनरी पोजीशन है। सही है। और ये इस पोजीशन से आगे भी जाएगा, इस पोजीशन के पीछे भी जाएगा, लेकिन जब आके रुकेगा तो इसी सेंट्रल पोजीशन पे रुकेगा, राइट। सो जितने भी ऐसे मोशंस होते हैं कि जिसमें आपके पास जो है कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अराउंड घूमता है, और जब वो रुकता है तो वो उस फिक्स पॉइंट पे रुकता है, सो वो हमारे पास जो है ना ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, राइट। अच्छा, अब जो है जो हमारे पास पीरियोडिक मोशन होते हैं ऑन द अदर हैंड, सो पीरियोडिक मोशन का सीन ये है कि वो आपके पास जो है एक, वो किसी भी एक रैंडम पॉइंट से स्टार्ट हो जाएंगे। सही है, बल्कि पहले लिख देते हैं, मोशन दैट रिपीट itself after particular time, राइट, जिसको हम टाइम पीरियड भी कह रहे होते हैं। सही है। तो यहाँ पे जो पीरियोडिक मोशन होता है वो अपने आप को एक पीरियड के बाद दोबारा से वो करेगा, रिपीट करेगा। अब वो टाइम, अब ये जरूरी नहीं है कि वो पीरियड जो है उसकी पोजीशन पे भी डिपेंड करे। मतलब अगर अगर जैसे जैसे कि बहुत आसान सी एग्जांपल है कि जैसे गाड़ी का टायर है, तो अब गाड़ी का टायर किसी भी एक पोजीशन से स्टार्ट करता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर रोटेशन के बाद जो है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है उसका एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, राइट। लेकिन जब आप गाड़ी रोको तो जरूरी नहीं है कि जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे जाके गाड़ी का टायर रुके, राइट। पोजीशन अलग अलग हो सकती है। सही है। इसी तरीके से अर्थ की रोटेशन है, ये हम पीरियोडिक मोशन में जो अर्थ की रोटेशन वाली बात है ये हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं। सही है। जो अर्थ की जो रोटेशन है, या अर्थ की जो ऑर्बिटिंग है अराउंड द सन, ये रोटेशन है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, तो वो बेसिकली आपके पास क्या है, वो आपके पास जो है एक सॉर्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन है, राइट। अगर आप अर्थ की रोटेशन की बात करो अराउंड इट्स ओन एक्सिस, तो उसके लिए जो टाइम, एक फिक्स टाइम है, वो 24 आवर का है, राइट। और अर्थ की जो, अगर रोटेशन की, अगर आप बात रोटेशन की या ऑर्बिटिंग की बात करो, तो वो तकरीबन 1 ईयर है। सही है, 365 डेज। तो ये कॉन्सेप्ट है। सही है। तो पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, ये दो टाइप के मोशन थे। सही है। हमने इस चैप्टर के अंदर अभी सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन को की ऊपर बात करनी, पीरियोडिक मोशन की हमने बात नहीं करनी। हम सम हाउ इसको थोड़ा बहुत डिस्कस करके आ चुके हैं ग्रेविटेशन के अंदर, राइट। सो अच्छा, ये हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन हो गए। अब ऑसिलेटरी मोशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, राइट। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। वो अगर हॉरिजॉन्टल है, अगर वर्टिकल है, जब तक तो वो अपने फिक्स पॉइंट से आगे पीछे जा रहे हैं, वो पीरियोडिक मोशन है, हमने उस पर लेके काम करते रहना है। सही है। तो जो ऑसिलेटरी मोशन है ना, जो हमने अभी यहाँ से आगे बात चलानी, तो वो ऑसिलेटरी मोशन को हमने फर्दर दो टाइप्स के अंदर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करना है। और एक मेरे पास है प्री ऑसिलेशन, सही है, और एक मेरे पास है पोस्ट ऑसिलेशन, सही है।
फोर्स ऑसिलेशन। सही है। अच्छा जी, फ्री ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन हम इसको किस रिस्पेक्ट से कह रहे हैं? हम इसको रेजिस्टिव फोर्स के रिस्पेक्ट से कह रहे हैं, राइट? कि रेजिस्टिव फोर्स अगर होगी नहीं होगी तो फ्री ऑसिलेशन, और होगी तो फोर्स ऑसिलेशन, राइट? और ऐसा कोई पेंडुलम नहीं होता कि जिसके अंदर रेजिस्टिव फोर्स ना हो, बट जो फ्री ऑसिलेशन है वो एक आइडियल सिनेरियो होता है, सही है। विदाउट resistive force, right? And this is with resistive force, right? सही हो गया। अच्छा जनाब, अच्छा, तो अब रेजिस्टिव फोर्स की वजह से क्या मसला आता है कि भाई ऑसिलेशन डाई आउट होने लगती है, सही है। और अगर हमने उन ऑसिलेशन को डाई आउट होने से बचाना होता है तो हम यहाँ पे हम जो है बेसिकली दो चीज़ें और ऐड करते हैं कि अब ये जो फ्रिक्शन जो है जो ऑसिलेशन होती है, अगर तो वो डाई आउट होती है तो उसको हम कहते हैं डैम्पिंग, सही है। इस सिनेरियो को या इस पोजीशन को हम कहते हैं डैम्पिंग। वर्ड वर्ड अभी लिख लेते हैं थोड़ा सा, डैम्पिंग। माइंड में बना लो, और उसके बाद जो है ना हम इसको आगे रिलेट कर देंगे, सही है। डैम्पिंग मतलब अगर आप जैसे ना कोई अम, कोई भी आपने एएस के अंदर प्रैक्टिकल किया है, आपने ऑसिलेट किया पेंडुलम को, सही है, थोड़ी ऑसिलेशन बाद जो है वो खुद ही खुद रुक जाएगा, राइट? आपका जितना भारी पेंडुलम होगा, जितना डेंसर पेंडुलम होगा, वो उतनी ज्यादा ऑसिलेशन देगा, जितना हल्का पेंडुलम होगा उतनी कम ऑसिलेशन देगा, सर राइट? एक और वो भी रुक एक क्वेश्चन। जाएगा। बोलिए। सर अगर मतलब आपने बताया कि ऑसिलेशन वो है जो जो मतलब कि अगर हम एक चीज को घुमाएं तो वो उसी जगह पे आ जाए, मतलब कि एक वो फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द होए, लेकिन जो वो दूसरी वाली है रिपीटेटिव पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, सर वो मतलब कि एक लाइन में होके वो चलते ही जाता है। एक लाइन में चल मतलब वो रिपीट कर रहा होता है, वो पीरियड के हिसाब से हम उसको देखते हैं, सही है। हमें उसका कोई सेंटर पॉइंट नहीं पता होता, या हमें सेंटर पॉइंट से कोई कंसर्न नहीं होता, सही है। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है। सही। यानी वो दोनों दोनों जो है ना, आप कह लो कि एक में ऑसिलेशन होता है बैक एंड फोर्थ, सही है। ये जो ऑसिलेटरी मोशन होता है ना, एक्चुअली अगर आप इनको देखोगे तो इनके अंदर आपको बैक एंड फोर्थ दिखेगा, राइट? आगे पीछे जा रहे होंगे, राइट? और अगर आप इन आगे पीछे को देखो तो एक्चुअली ये रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, राइट? आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, राइट? दूसरे टाइप की जो रिपीटिशन है वो इस तरह से है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो गोल गोल घूम ही जा रहा है, सही है। वो बार बार गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ये भी अपने आप को रिपीट कर रहा है, राइट? लेकिन जो ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, हमें नहीं, जरूरी नहीं है कि उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, जब वो हम उसको फ्रीली स्टॉप होने दें तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, राइट? तो उस केस के अंदर जो वो फ्रीली घूम रहा है, एक ही पॉइंट, वो एक ही बार एक ही चीज को, यानी एक ही गोल गोल बार बार रिपीट हो रहा है, उस चीज को हम पीरियोडिक मोशन कह रहे हैं। उसके अंदर टाइम मैटर कर रहा है कि कितने टाइम बाद हो रहा है, सही। हम उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, हम उसका मीन पोजीशन जो है ना, एक स्टेशनरी पॉइंट वाली चीज नहीं निकालते, बल्कि हम उसका देखते हैं कि भाई कितने टाइम पीरियड बाद जो है ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से उसके उसके ऊपर बात करते हैं, राइट? ठीक है सर। सही है। तो खैर, सो हमने कहा कि भाई अगर हमारे पास सिस्टम के अंदर फोर्सेस मौजूद होंगी, रेजिस्टिव फोर्स, तो उसकी वजह से क्या होगा? सिस्टम डाई आउट होने लगेगा, जिसको हम डैम्पिंग का नाम देते हैं, सही है। और अगर हमने सिस्टम को ऑसिलेट करना है, इफ यू वांट टू कीप सिस्टम ऑसिलेटिंग, सही है, तो जाहिर सी बात है हमें वी हैव टू अप्लाई फोर्स एक्सटर्नली, राइट? अगर आप झूला झूलते हो, सही है, तो आप पीछे, मतलब एक नॉर्मल सा जो स्विंग होता है, पीछे आप बच्चा खड़ा कर देते हो, वो धक्का दे रहा होता है। या अगर आप अपने पाँव, फुट मूवमेंट से अपनी सेंटर ऑफ मास को आगे पीछे करो तो उससे भी झूला चलता रहेगा, राइट? तो एक्चुअली यू आर जनरेटिंग अ फोर्स, राइट, दोनों सिनेरियो के अंदर, कि जो कि आपको जो है ना मूव करवाती रहती है, राइट? सो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोनेंस, सही है।
अच्छा जनाब, खैर ये तो हमारे पास हो गया फोर्स्ड ऑसिलेशन की कहानी, सही है। और दूसरी तरफ हमारे पास फ्री ऑसिलेशन। अब फ्री ऑसिलेशन है तो डायोड होने की कोई टेंशन नहीं, चलती रहेगी फॉर एवर, सही है, तो उसमें कोई मसला नहीं। तो अच्छा, फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टिव फोर्स है, फोर्सेस की वजह से वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनेगा, सो हम हल्का फुल्का पढ़ते हैं, सही है। और फ्री ऑसिलेशन के अंदर थोड़ा डिटेल है, सही है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, सही। तो और फिर जो है ना, हमने इनकी एनर्जीज को भी हमने डिस्कस करना होगा, राइट, यानी इनके अंदर क्या क्या एनर्जी के चेंजेस किस तरह से आएंगे, राइट। ये आपने ग्राफ इसके एनर्जीज के ना एएस के अंदर भी वो देते हैं, यहाँ पे भी हम उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे, राइट। सो यहाँ पे हम प्री ऑसिलेशन से स्टार्ट करते हैं, सही है। सही है। अच्छा, अब अगर एक ऑब्जेक्ट फ्रीली ऑसिलेट हो रहा है, राइट, ये वाली पिक्चर को जो है नीचे कर दें। तो अगर एक ऑब्जेक्ट फ्रीली ऑसिलेट हो रहा है, तो अब उसके अंदर जो है ना कुछ चीजें, कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हमने नोट करने हैं, सही है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि भाई उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, पहली चीज, सही है। दूसरी चीज, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास जो है इसका टाइम पीरियड, इसको कितना लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, रिपीट कर रहा है तो कितने टाइम पीरियड बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, टाइम पीरियड हो गया, सही है। फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, राइट। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये उसके अंदर आएंगे, जो वेव्स के अंदर आप एएस के अंदर पढ़ के आ चुके हो, सही है। हम कहते थे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, राइट। अच्छा जी, हम इसको टी से रिप्रेजेंट, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करें, आपको पता है कि भाई एक इवेंट को या एक अच्छा टाइम पीरियड जो है ना, पीरियड जो है ना, ये जो वर्ड पीरियड है, ये हम फिजिक्स के अंदर या जो अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज के एक पूरे इंटरवल को कहते हैं कि भाई वो कोई भी चीज है, कोई भी इवेंट है, कुछ भी चीज है, वो कितने देर तक रह रही है, उस चीज को ना हम पीरियड कहते हैं, इन जनरल। और फिजिक्स के अंदर जो है ना, हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई कोई चीज ऑसिलेट हो रही है, कोई चीज मूव कर रही है, तो या रिपीट कर रही है, तो वो कितने टाइम में उसका एक इवेंट कंप्लीट हो रहा है, हम उसको पीरियड कहते हैं या टाइम पीरियड कहते हैं, राइट। अच्छा जनाब, तो टाइम पीरियड, मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, इन सब चीजों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और ना पेपर में पूछता भी नहीं है, सही है। टाइम पीरियड, सही है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है, सही है। फ्रीक्वेंसी, सही। फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली कितने नंबर ऑफ टाइम पीरियड या कितने नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर, राइट। कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन, इवेंट इज बेसिकली ऑसिलेशन, राइट। कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितनी दफा काम हो रहा है एक सेकंड के अंदर, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, सही है। अच्छा, हमने एक और चीज यहाँ पे देखी थी कि बेसिकली पिछले चैप्टर में हम उसको एंगुलर वेलोसिटी कह रहे थे, यहाँ पे वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से आएगी। मैंने तुम लोग को बताया था कि वो इस चैप्टर में एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से आएगी, राइट। कि आपका जो ऑसिलेशन है वो, या उसका मतलब ये भी बेसिकली टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी से ही रिलेटेड है, सही है। सो आप इसको 2 पाई एफ, या फिर आप इसको 2 पाई ओवर टी कह सकते हो, राइट। हेलो, आवाज आ रही है सर? सो हमने ये बोला कि हमारे सर पास, बोलो बोलो बोलो। सर, वो 2 मिनट में डिस्कनेक्ट हो गया था, आप वो रिकैप करके दे सकते हैं अगर। कहाँ से डिस्कनेक्ट हो, सर किस टाइम पॉइंट पे पीरियड पे हो गया। तो वो टाइम पीरियड बताया, फ्रीक्वेंसी बताई, नॉर्मल चीज थी, जब सही है। आप लिख रहे थे कि सही, समझ गया समझ अच्छा, गया, सुनो 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 तो। मतलब फ्रीक्वेंसी हम किस तरह निकालेंगे सर? हम्म देखो, सो बेसिकली हमारे पास जो टाइम पीरियड है और जो फ्रीक्वेंसी है, वो तो आप उसमें इन्वर्सली रिलेटेड है, तो ये आपको पता है कि कितने इवेंट एक सेकंड में हो रहे हैं, या एक इवेंट कितने टाइम में हो रहा है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है, राइट। एक चीज आपस में इनका जो रिलेशन है वो टी इज इक्वल टू 1/f, एंड f इक्वल टू 1/t, राइट।
अच्छा, बट जो ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, पिछले चैप्टर में हम एंगुलर वेलोसिटी इसी चीज से रेफर कर रहे थे, इस चैप्टर में एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से आएगा, राइट। और ये बेसिकली अगर आप इसका डिफरेंस देखो, फ्रीक्वेंसी है ऐसे नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल होके समझो, सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज जस्ट द नंबर ऑफ इवेंट्स इन 1 सेकेंड, या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड इन पर्टिकुलर। बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितना चेंज आ रहा है, फेज एंगल के अंदर कितना चेंज आ रहा है, राइट, इन अ यूनिट टाइम, और इन अ यूनिट टाइम एक्चुअली, राइट। तो ये बेसिकली आपके पास दो डिफरेंट चीजें हैं, सही है, स्लाइटली डिफरेंट चीजें हैं, सही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी, राइट। और इनका आपस में जो रिलेशन था वो भी मैंने लिख दिया, सही है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास चीज आती है, वो हमारे पास है एम्पलीट्यूड, सही है, रेफर या रिप्रेजेंटेड बाय एक्स नॉट, या फिर ए, सही है। आपको पता है कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन, राइट। सो ये डेफिनेशन शायद कभी पूछी गई है, तो ये आपको पता होनी चाहिए एम्पलीट्यूड की क्या डेफिनेशन है। तो लेट्स से अगर अगर मेरे पास ये इसकी मीन पोजीशन है, तो लाइक अगर मैं सेंटर से वो ले रहा हूँ, सही है। सो मेरे पास यहाँ पे जो है वो, ये जो पॉइंट आ रहा है ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, राइट। यहाँ पे एंगल के फॉर्म में ले लो, हाइट के फॉर्म में ले लो, आपकी मर्जी, राइट। सो ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, सही हो गया। सो एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इन ईदर डायरेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, राइट। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए कि किसी भी एक डायरेक्शन में आप ले लो, अगर आप ग्राफ पे देख लो तो आपके पास जो है ना, कोई भी मैक्सिमम क्रस्ट या ट्रफ दोनों में चलेगा, राइट, फ्रॉम द मीन पोजीशन होना चाहिए, राइट। तो ये आपके पास एम्पलीट्यूड हो गया, सही है। टाइम पीरियड, और ये बेसिकली इसकी ना थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी थी जो कि हमने आगे यूज करनी है, सही है। सो हम इसको कह रहे हैं दीज आर द टर्मिनोलॉजीज, राइट। सॉर्ट ऑफ वेव्स की तरह का चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके डिफरेंट होगा, सही है। हम इसमें वेव लेंथ की कोई ऐसे बात नहीं करेंगे, सही है। और सो ये, अच्छा, तो खैर, सो अब हमने जो है यहाँ पे से कुछ पैरामीटर्स लिख लिए, भाई थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब ये जो हमारे पास फ्री ऑसिलेशन है और सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसमें क्या फर्क है, सही है। ऑसिलेशन हमने कहा कि कोई भी बैक एंड फोर्थ मोशन ऑसिलेशन हो सकता है, राइट, कि जो अपने आप को किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करे, वो ऑसिलेशन है, राइट। या बैक एंड फोर्थ मोशन है, वो भी वही चीज है जो कि बैक एंड फोर्थ मोशन थोड़ा सा जो है ना, स्लैंग लैंग्वेज आप कह लो, थोड़ी जनरल कह लो, और आफ्टर a particular interval of time, रिपीटिशन आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, भी थोड़ा सा आपका स्पेसिफिक हो जाएगा साइंस के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से, राइट। सो ये तो हो गई ऑसिलेशन की डेफिनेशन। अभी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन या उसकी बात नहीं की, राइट, अब उसकी बात करने लगे, सही है। सो अब यहाँ से हमारे पास सवाल आता है कि व्हाट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। It is actually particular type of oscillation, right? Like हर ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होती, लेकिन हर सिंपल हार्मोनिक मोशन वो ऑसिलेशन होगी, राइट। इस तरह से आप कह सकते हैं, सही। सो इसकी डेफिनेशन बहुत दफा पेपर में आएगी, लाइक एवरी टाइम, बार बार आएगी जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा, मेनली एक जो डेफिनेशन है वो जरूर आती है, उसके अंदर से एक ही है, सही है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ब्ला ब्ला ब्ला, सही है। सो आ जाए, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना आगे चलेंगे। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिफाइन करते हैं कि भाई, मोशन, मोशन इन विच एक्सेलरेशन, और आप चाहो तो फोर्स भी कह सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल है और दोनों रिलेटेबल है, राइट। फोर्स और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the
displacement, right? From the mean position, right, and both are oppositely directed. Each other. सही है। ये हमारे पास जो है ना इसकी डेफिनेशन है। तुम इसको इसकी कंडीशन भी आप इसको कह सकते हो कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या कंडीशन है, तो दो कंडीशन है। सही है। एक हमने कहा कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली एक्सेलरेशन, एक कंडीशन हमने ये कहा तो ये कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। सही है, फ्रॉम द मीन पोजीशन। एक कंडीशन ये हो गई। एंड बोथ आर, यानी एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड फ्रॉम ईच अदर, ये दूसरी कंडीशन हो गई, राइट। तो अगर आपसे कंडीशन भी पूछी जाए या अगर आपसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में भी पूछा जाए तो दोनों का आंसर एक ही होगा, राइट। डेफिनेशन या कंडीशन दोनों सेम है, राइट। अच्छा, अब ये जो फारसी हमने लिखी है इसको समझें कैसे, क्या मतलब है, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं समझने की। और जो है ये जैसे आगे चलेगा, ऑल्दो ये अभी पॉइंट नहीं है इस डेफिनेशन को समझाने का, लेकिन थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, बाकी आगे आएगी, खुद ही समझ में आएगी आगे। सही है, अभी फौरन नहीं समझ में आएगी, मैं थोड़ा सा एक जो है ना अम, कोशिश कर लेता हूँ समझाने की। वो किस तरह से, वो इस तरह से। अगर आप इस पेंडुलम को देखो, सही है, सो एक्सेलरेशन में यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, एक्सेलरेशन के बजाय मैं फोर्सेस लेके समझा रहा हूँ, ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। सही है। सो अगर आपके पास स्ट्रिंग है, सही है, आपको पता है भाई स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी ऊपर को होगी, सही है, ऑलवेज टुवर्ड द फिक्स पॉइंट होती है। सही है, टेंशन, सही है, टेंशन ऑलवेज टुवर्ड द फिक्स पॉइंट। अच्छा, एक चीज हो गई। अगर आप इसके वेट देखो, तो जो इसका वेट होगा वो नीचे ऐड कर रहा होगा यहाँ से। सही है, और आपके पास जो है डब्ल्यू, राइट। यहाँ से अगर आप इसका वेट देखो तो यहाँ से भी एग्जैक्टली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, राइट, डब्ल्यू। एंड सिमिलरली तीसरे वाली पोजीशन पे भी सेम काम होगा, तो मैं एक ही पे काम कर देता हूँ, बार बार दो पे क्वारी होगी। सही है, लेट्स कंसिडर दैट दिस एंगल इज थीटा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो टेंशन होगी उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक हमारे पास होगा ये वाला टी कॉस थीटा, और एक हमारे पास होगा टी साइन थीटा, राइट। अगर आप देखो तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्सेस बैलेंस है, सही है। थोड़ा सा एरो छोटा बनाना चाहिए ताकि लॉजिकली भी पॉसिबल हो। सही है। सो वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्सेस बैलेंस है, राइट। इसका मतलब है कि आपका पेंडुलम ना तो नीचे गिर रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, मतलब ये ना तो स्ट्रिंग टूट के ब्रेक होके ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ना तो जो है ना वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है टेंशन की वजह से। सही है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो बैलेंस है वर्टिकल डायरेक्शन में, नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, रिजल्टेंट जीरो। सही है। बचती है बात हॉरिजॉन्टल की। सही है, अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखो तो उसके अंदर एक फोर्स है टी साइन थीटा। टी साइन थीटा, सही है। आप देख पा रहे हो दिस इज द अनबैलेंस फोर्स, और अनबैलेंस फोर्स आपके पास क्या होती है, रिजल्टेंट फोर्स बनाती है, राइट। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। फोर्स एक चीज। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स अगर फिर आप लेकिन डायरेक्शन हम देखो। ये भी तो आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो वो बॉल है वो ऊपर भी तो जा रहा है, तो टी साइन कॉस थीटा इज ग्रेटर देन वेट। मतलब ऊपर ऊपर जाने का मतलब ये कि वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने लगे। ये जो बेसिकली ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ये ये फोर्स तो की वजह से जा ऊपर रहा है। मतलब ऊपर तो जा रहे हैं ना, तो मतलब हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वर्टिकली अगर हम रिजॉल्व करें तो वो टी कॉस थीटा बड़ा होना चाहिए डब्ल्यू से। देखो एक्चुअली ना यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है इतना ऊपर जाता हुआ, इतना ऊपर जाता नहीं है ये। सही है, अगर अगर तो इतना ऊपर जा रहा है, सही है, तो वो आपके पास ये जो फोर्स है ना टी साइन थीटा, ये इसी की वजह से जा रहा है। ये जो है ना बेसिकली इस तरह से लग रही होती है कि आपको जो है
वो मतलब वो मोशन को मूव करते हुए ले जाती है वहां तक। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों चीजें मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो ऊपर और नीचे वाली फोर्स है वो सेम रहती है। अगर तो उनमें से कोई भी फोर्स चेंज होगी तो आपको आप कह लो कि वाइब्रेशन या झटके फील होंगे। मतलब अगर इवेंचुअली, जैसे अगर आप झूले में बैठे हो, इवेंचुअली अगर आप जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ एकदम से कोई झटका आता है, तो वो इनमें से कोई एक फोर्स अनबैलेंस होने की वजह से आएगा। अदरवाइज अगर मोशन स्मूथ चल रहा है तो इसका मतलब है कि वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस है, राइट। और अगर कोई कोई जर्क्स आते हैं तो इसका मतलब है वर्टिकल फोर्सेस अनबैलेंस हो गई, राइट। ये मतलब है इसका, चलें समझ रहे हो ठीक आप? है। अच्छा जी, सही हो गया। तो टी साइन थीटा आगे बाद रिजल्टेंट फोर्स है, एक चीज हो गई सही। अगर आप इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन देखो, सो इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड द सेंटर आ रही है, सही। डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, सही है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर हम मान लें कि भाई हमारे पास दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ को आएगी? डिस्प्लेसमेंट इधर को आएगी, राइट। मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी समझाने में थोड़ा मुश्किल होगा, राइट। मैं हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, सही है। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखो तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट आ रही है, सही हो गया। डिस्प्लेस, राइट। तो ये इसकी आ गई डिस्प्लेसमेंट, सही है। और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ रही है और इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आपके पास एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही है, राइट। और ये एक्चुअली रिलेटेड है सारी मीन पोजीशन से, राइट। और मीन पोजीशन की तरफ से जो है ना, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही है, राइट। ये कौन से समझ में आ गया? यस, कोई मसला है इसमें? जी सर, आ गया। परफेक्ट, सही है। सो हमने इस डेफिनेशन को देखा कि भाई हमारे पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, राइट, एंड बोथ आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड टू ईच अदर, ऑपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस तरह से आएंगे? ऑब्वियसली बात है, उसके लिए रिलेशन ड्राइव करना पड़ेगा, वैसे नहीं पता चलेगा। तो ये तो उसके लिए रिलेशन ड्राइव करते हैं। और ये आपके पास है, सही है। जैसे जैसे ये पेंडुलम अपने मीन पोजीशन की तरफ करीब आता रहेगा, आपको पता है कि वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट कम होती रहेगी और वैसे वैसे फोर्स टी साइन थीटा भी कम होता रहेगा, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, टेंशन जो है या हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो बेसिकली साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, राइट। और आपको पता है कि साइन थीटा के अंदर अगर थीटा डिक्रीज होता है तो साइन थीटा भी डिक्रीज होता है, राइट। कॉस थीटा के अंदर ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है, अगर थीटा डिक्रीज होता है तो साइन थीटा कॉस थीटा इंक्रीज होता है, राइट। सो साइन थीटा के अंदर कॉन्सेप्ट है कि अगर थीटा डिक्रीज हो रहा है साइन थीटा भी डिक्रीज होगा, सही है। और जब साइन थीटा डिक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय टेंशन करोगे तो टेंशन भी डिक्रीज होगी। इवेंचुअली जब थीटा जीरो होगा साइन थीटा भी जीरो होगा, टेंशन भी जीरो हो जाएगी, सही है। टेंशन का ये वर्ट हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट जीरो होगा, वर्टिकल वाला कंपोनेंट फिर मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। सो हमने कहा कि भाई हमारे पास टेंशन यानी टी साइन थीटा, या टेंशन कह दो या फिर इसको अंदर रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं बेसिकली, रीस्टोरिंग फोर्स, राइट। जो ऐसी फोर्स होती है ना जो कि सेंटर की तरफ लग रही होती है, सही है, और ऑब्जेक्ट को अपने मीन पोजीशन की तरफ ला रही होती है, उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स